प्राइम न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। पूर्व सांसद और आज कांग्रेस के प्रवक्ता श्री डॉक्टर उदित राज जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं उनके जीवन की और किस तरह से राजनीति भविष्य में मोड़ लेगी और साथ ही जो कोरोना का जो काल चल रहा है ये कब तक खत्म हो पाएगा, उसके बाद जो नया समाज निकल कर आएगा वो कैसा होगा। आइए बात करते हैं। उदित राज का स्वागत है प्राइम न्यूज पर। पहले आप अपने जीवन का छोटा सा वो परिचय दें जहाँ से आपने शुरुआत करी और आज जिस मुकाम पर है। इलाहाबाद में एक गांव है, वहाँ मैं पैदा हुआ। उसको रामनगर कहते हैं। और बचपन में यहाँ तक कि जब 10th क्लास तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और रोड का कनेक्शन नहीं था और कच्चे मकान में ज़िंदगी गुजरी। एंड 12th एंड 10th क्लास का एग्जामिनेशन हमने रात में दिया की रोशनी से पढ़ कर के दिया। यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, कुएं का पानी हुआ करता था, पाइप वाटर वगैरह नहीं था। और छोटा किसान का बेटा था और उतने से काम नहीं चल पाता था। और तो हमारे पिताजी पूर्व फौजी रहे तो कुछ व्यापार भी कर लेते थे। और माता हमारी जो थी वो हाउस मेकर थी। और इस तरह का वातावरण रहा। और मेरा एक भाई जो एक्स-MLA हैं इलाहाबाद में, बड़े भाई गांव में हैं, खेती करते हैं, और 2 बहनें हैं। और इंटर तक मैं ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई किया। उसके बाद मेरी सक्रियता राजनीति में बहुत हो गई और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। और फिर उसी समय कुछ सामाजिक भेदभाव हुआ एक दूसरे के साथ। तो मेरी एक आदत रही है कि बचपन की कि अगर किसी और के साथ अन्याय होता था तो मैं उसके बीच में ज़रूर आ जाता था, जो कमज़ोर होता। धीरे धीरे और विचारधाराओं के करीब जाता रहा। इंटर पास किया और इंटर पास करने के बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होता है तो प्रिंसिपल ने डिनाई किया, क्योंकि मैं जस्टिस की लड़ाई लड़ता था। तो जस्टिस की लड़ाई पहले बहुत कम हुआ करती थी, जो सामाजिक व्यवस्था है वैसी रहती थी। तो जैसे सामाजिक व्यवस्था आज शहर में है वो चाहे, तो महिलाओं का जो पहले से ही स्थिति है उसी में रहें तो सब कुछ शांतिपूर्वक होता है। अगर उसमें वो बदलाव करने की कोशिश करें तो लगेगा कि विद्रोही हैं, चरित्रहीन हैं, या तो रीति रिवाजों को नहीं मानती हैं। तो एक उदाहरण के स्वरूप तो इस तरह से मेरे साथ में भी हुआ। फिर कुछ दिन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने गया, लेकिन वहाँ मजदूर आंदोलन से जुड़ गया और मजदूरों की लड़ाई लड़ने लगा। उनके साथ बड़ा अन्याय करते थे, काश्तकार जमींदार लोग मारते थे, बलात्कार भी करते थे। और ऐसे में पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाई। तो लोगों ने एक ऐसा दौर भी आया कि मेरे पास खाने को नहीं रह गए। तो चूँकि आर्थिक स्थिति पहले से भी ठीक नहीं थी तो ट्यूशन भी पढ़ा लिख करके कभी कभी अपनी जीविका का उपार्जन करता था। और बड़े स्ट्रगल भी करने पड़े और कमरे नहीं अब रहने का होता था, किसी दोस्त के साथ में सो जाता था और लाइब्रेरी में दिन में गुजारा करता था पढ़ने लिखने में। तो ऐसी एक परिस्थिति आई कि मुझे IAS का एग्ज़ाम लिखना पड़ा। हालांकि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था कोई समाज के लिए कुछ करूँ, राजनीति में जाके कुछ करूँ। लेकिन एग्ज़ाम लिखा तो फिर हो भी गया। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में फिर 90 में असिस्टेंट कमिश्नर बना, फिर डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स पोस्ट से त्याग दिया 2003 में। तो इस तरह की हमारी यात्रा रही है। फिर उसके बाद में इंडियन जस्टिस पार्टी
बनाया अपनी, चूँकि हमारा तब तक संगठन पूरा देश में फैल चुका था। 1997 में हमने परिसंघ बनाए, जो पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी लाखों लाख की संख्या में जुड़े और एक ताकत बने। हमने संविधान में 3 संशोधन कराए, अपने बूते पर कराए। समाज सच्चाई को सुनता है, सच्ची बात को मानता है, तो हमारे जो विचार थे वो उनका समान शिक्षा होना चाहिए, महिलाओं का भागीदारी होनी चाहिए, बराबर की जाति समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों पर वोट नहीं मिलता। वोट तो धर्म पर मिलता है, जाति पर मिलता है। 2019 में पुलवामा में जिस तरह से हुआ, मारे तो गए हमारे सैनिक, कमजोरी हमारी, इंटेलिजेंस का फेल्यूर अपना, और उल्टा वोट इन्हीं को दे दिया जो देश की रक्षा नहीं कर पाए। देश की रक्षा करने का काम सरकार का होता है, आर्मी उनके पास, इंटेलिजेंस उनके पास है, तो असफलता तो उनकी थी। तो अगर कोई तर्क संगत समाज होता तो इनको हरा देता चुनाव में, लेकिन उल्टा भाविक समाज है, उल्टा हो गया। तो ये देश समझ में जल्दी आता नहीं है। नेपाल जैसा देश हमारे लोगों को पकड़ के मारता है और अपनी सीमा अपने नक्शे में हमारी भूमि को दर्शा देता है। भूटान भी आंकता रहता है, पाकिस्तान कर ही रहा है। चाइना ने लाखों स्क्वायर किलोमीटर जमीन घेर रखी है। मीडिया इस समय मेहरबान है, मोदी कह रही, जब सच्चाई निकल के आएगी तो देखना। गलवान घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो 14 जगह बड़े बड़े हैं, जो नो मैंस लैंड है, कई किलोमीटर तक, सब में आके चाइना बैठा हुआ है। यहाँ की मीडिया दिखा नहीं रही। भाजपा के सांसद थे आप, उसके बाद आपने जब आपको टिकट नहीं मिली तो आप कांग्रेस में आए, तो उसके बाद आपने जो बातें कही कि चीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा है घिरा हुआ है, तो उसमें कांग्रेस ने भी, राहुल जी ने भी बहुत कुछ कहा, तो उसमें आपका क्या तर्क है कि क्या राहुल जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है और आप जब राजनीति बदल कर आए तो? नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये तो हाल की घटना है। तो 5 मई के बाद में चाइना ने दखल किया। तैयारी तो उसकी फरवरी मार्च 2020 से ही थी। और बीजेपी में रह करके भी मैं बीजेपी के खिलाफ जितना मैंने बोला है उतना विपक्ष के लोग नहीं बोले। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पेट पालतू हैं अपने, और लोग टिकट तो सैकड़ों लोगों को कटा, लेकिन कोई छोड़ा। बल्कि जो राज्यसभा के थे, लोकसभा के, तो दूसरे पार्टियों से इस्तीफा दे के बीजेपी में आ रहे। बात है ना, उसके बाद राज्यसभा में मुझे दे रहे थे। हम कहा मैं लात मारता हूँ ऐसे जगह जहाँ पर आप बोलने की आज़ादी नहीं है। वहाँ मोदी है, मोदी पार्टी है, मोदी देश है, सारा चीज़ है। तो वहाँ तो अगर रहता भी तो फिर वही टकराव की स्थिति रहती है हमेशा। दल बदल की राजनीति से, दल बदल की जो राजनीति है, आपने अभी राजस्थान की राजनीति देखी, पूरी बिहार में भी इस तरह का चल रहा है और दिल्ली में भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसको लेकर इस तरह की राजनीति कब तक चल पाएगी? दल बदल की राजनीति का जो कानून बना था, बीजेपी ने उस मकसद को भी फेल कर दिया। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, सरकार उसकी होनी चाहिए। मणिपुर में होना चाहिए था सरकार उस। पहले हुआ क्या करता था कि और कारणों से लोगों को एमएलए एमपी तोड़े जाते हैं। अब सीधा पैसा देकर के, पैसा नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो एजेंसियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब राजस्थान के मामले में स्पीकर जब तक फैसला नहीं ले सकता है तब तक किसी भी तरीके से कोई याचिका कहीं नहीं एडमिट की जा सकती। स्पीकर ने नोटिस ही केवल दिया था, फैसला नहीं दिया था। हाई कोर्ट, जो राजस्थान का हाई कोर्ट ने गलत रूप से एडमिट किया। अब उसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो कांग्रेस को लगा कि हाँ तो और फंस जाएंगे हम। यानी सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जनतंत्र बिल्कुल हालत खराब है इस देश की। तो जजेज अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो तो जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, गोगोई चीफ जस्टिस को एमपी तुरंत बना दिया, तो अपने टाइम में इन्होंने क्या क्या नहीं सरकार के लिए किया होगा। अभी अरुण मिश्रा हैं, ये भी क्या नहीं कर रहे हैं सरकार के लिए। तो अब लोगों को पता नहीं क्यों न्यायपालिका में विश्वास है, जबकि हर आदमी भुगत रहा है।
आप भी बहुत सारे गैर सरकारी संगठन चलाते हैं, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए करते हैं। तो जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जैसे हमारा प्राइमा केयर फाउंडेशन है, आप भी हैं, तो ये क्या रोल राजनीति में करते हैं या सेवा के लिए करते हैं? इनका क्या रोल देश के लिए? ऐसा है, यहाँ पर कोरोना को बड़े मजाक में मोदी जी ने लिया। 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना और अनएम्प्लॉयमेंट सुनामी के तौर पर आ रहे हैं, तो मजाक उड़ाया गया। बल्कि संसद में हर्षवर्धन जी ने कहा कि गांधी परिवार तो डराने का ही काम करता है। और ये जो पीपीई इक्विपमेंट्स वगैरह, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, इनका एक्सपोर्ट 2 फरवरी को बंद किया, 25 फरवरी को खोल दिया और 20 मार्च तक होता रहा। और जब कोरोना आ गया तो हमारे पास में पीपीई किट्स एंड इक्विपमेंट्स, गॉगल, मास्क रहे ही नहीं। तो ये हालत है हमारे देश की। कोरोना को कितना मैनेज किया, फिर मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप में बिजी थे। तो और मध्य प्रदेश में सरकार 23 मार्च को सरकार बन गई मध्य प्रदेश में, 24 को इन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया, जब 500 ही थे। 1 हफ्ते का कम से कम टाइम देना चाहिए था। तो ये जो लेबर माइग्रेशन न होता तो कोरोना फैलता नहीं। 8 करोड़ 10 करोड़ लोग छतों के बगैर हैं। अब जो पंजाब में थे या कश्मीर में, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास किसानों के यहाँ लाखों की संख्या में काम करते, तो कुएं में सो जाते हैं, खलिहान में सो जाते हैं। लॉकडाउन हुआ, अब जाएं तो जाएं क्या, 2-4 दिन तो खाए, उसके बाद में रातों रात गांव होते हुए निकलना शुरू किया, माइग्रेशन शुरू हुआ। तो ये जो मोदी जी ने 4 घंटे के अंतराल में जो बंद कर दिया, तो एक जैसे कहते कमरे में पूरे देश को बंद कर देना। सिंगापुर एक दिल्ली जैसा ही देश है, 4 दिन मौका दिया था। रूस ने भी 4-5 दिन मौका दिया था लॉकडाउन का। तो उससे क्या है कि कोरोना फैल बहुत गया, एक बात। और शुरू में अप्रैल में जब कुछ हजार तक थे तो बीजेपी वाले कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा पूरे देश में, मोदी जी को जैसे देखो कोरोना बहुत कम हुआ। आज मैंने ट्वीट भी किया, हमने कहा कि अब डंका नहीं बज रहा है क्या, अब तो दुनिया में नंबर 1 होने वाले हैं। तो पहले कोरोना की संख्या कम थी तो मोदी जी को श्रेय दिया गया। अब सबसे ज्यादा होने वाला है तो इन्हीं को श्रेय देना चाहिए, मोदी जी को। तो बढ़ाने में भी इनका योगदान, तब तो बात बनती है, क्योंकि इन्हीं के हाथ में कमान थी। दिल्ली सरकार टेस्टिंग बढ़ाना चाहती है 40,000 तक, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है, क्योंकि इनके जितने राज्य हैं टेस्टिंग हुई नहीं। आज 35 लाख तक नहीं है, लगभग 1 करोड़ लोग होंगे पेशेंट कोरोना, क्योंकि टेस्टिंग नहीं कर रहा। राहुल जी ने टेस्टिंग को कहा था अप्रैल में कि टेस्टिंग इज द ओनली सोल्यूशन, टेस्टिंग करके ही रोका जा सकता। तो ये तो कहा कि टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो। यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर कहते थे कि टेस्टिंग पॉसिबल नहीं। जब आर्थिक पैकेज डिक्लेयर करने की बात आई 20 लाख करोड़ का, तो उसमें सब फर्जी बाड़ा हो गया। हर देशों में, जर्मनी में 12 लाख रुपया दिया गया पर हेड, तब इकोनॉमी चल पड़ी, वहां पर किसी की इकोनॉमी नहीं डूबी। यहाँ कैश जाना चाहिए था बिजनेसमैन के हाथ में भी, कॉमन आदमी के हाथ में। कैश जाता तो इकोनॉमी चल जाती, क्योंकि प्रोडक्शन पहले से भी पड़ा हुआ, अभी भी प्रोडक्शन हो रहा, डिमांड नहीं है। तो ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं, तो बर्बाद कर दिया देश को। आज इकोनॉमी ठप पड़ी हुई। तो ये जितने 4-5 पॉइंट राहुल जी ने चाइना के बारे में अप्रैल में कहना शुरू कर दिया था राहुल जी ने कि चाइना को देखो, लेकिन पहले तो दबाया। जब 15 जून को हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, तो 19 जून को मोदी जी, इतना बड़ा झूठा आदमी धरती में कभी न पैदा हुआ है, आगे पैदा हो तो मैं नहीं कह सकता। जो आदमी झूठ से ही प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है। एक चीज मुझे कोई सही बता दो, मैं पार्टी में रह के भी यही अंदर से कहता था, उस समय नहीं बोल पाता था। 12 लाख हो आया, 2 करोड़ रोजगार दिया इस देश का, या भी फर्जी बारा आत्म निर्भर। अरे भैया, तो मेक इन इंडिया क्या था, फिर स्टार्टअप इंडिया क्या था, फिर एक स्टैंड अप इंडिया क्या था, उसमें तो यही था मेक इन इंडिया में। तो मतलब है कि जुमलेबाजी, हर चीज में जुमलेबाजी।
वो भाषणों में और मीडिया जो है बिकी हुई मीडिया, सोशल मीडिया, वो अंधभक्त को जैसे, तो मैंने तो देखा एक चीज भी सही नहीं कभी बोला, सही बोलना ही नहीं जानते हो। मैं आपको गारंटीज कहता हूं, सही बोलना ही नहीं जानते हो। चाइना में कहा चाइना घुसा ही नहीं 19 जून को, कहा 15 जून को 20 लोग मार दिए गए थे, जबकि चाइना घुसा पड़ा हुआ था। इतना बड़ा झूठ कोई बोल सकता, और झूठ बोल के निकल भी जाते। ये कैसा देश है भाई? इस देश में झूठ ज्यादा ताकतवर होता है सच से, और जो लोगों को आम धारणा है कि सच परेशान करता है, लेकिन जीत होती है, सच परेशान भी करता है और हार भी होती है सच वाले की। जो आदमी झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया, ये कोई मतलब पूरा हिस्ट्री, चाय कभी नहीं बेचा, वो जहां पर घर था वहां पर बडगाम रेलवे स्टेशन उस समय था ही नहीं, जन्मतिथि 2-2 बार, खुद टेलीविजन में बोला है कि हम 10th तक गए, उसके बाद हम गए नहीं। फिर एमए की डिग्री आ गई, तो डिग्री दिखाते क्यों नहीं भाई? एक चीज मुझे बता दे कोई सच बोला हो। यह नहीं कि मैं विपक्षी हूं, मैं तो अपनी आलोचना भी कर सकता हूं और पार्टी की भी आलोचना कर सकता हूं। अगर गलत होगा तो मैं कर सकता हूं, फोरम अलग हो सकता है। एक चीज मुझे बता दे, लेकिन ये देश ऐसा है, गंगा साफ हुई, कुछ नहीं हुआ, कुछ हो ही नहीं सकता। इनके किसानों की इनकम 2 गुना हो गई, कहां हुई? कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बोलेंगे तब तक उलझे रहेंगे जनता, तब तक जैसे लगेगा जनता नाराज है, और फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब सुशांत राजपूत, तो सुशांत राजपूत एक ऐसा पागल देश है। 42 पुलवामा में मारे गए, तो 20 गलवान घाटी में 400-500 मजदूर मारे गए, 2 करोड़ लोगों से ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं इस समय। खाना नहीं है, मकान नहीं है, पेड़ों पर चढ़े हुए, और बाढ़ आ रही। ये सब मीडिया को नहीं दिखता, एक आदमी दिखता। और मैं तो जिस दिन वो मरा तब मुझे पता लगा ये कोई एक्टर भी था, मैं जो जानता भी नहीं था। तो ये देश है, ये तो देश जगलर का है, मदारियों का है, जादूगरों का है देश, जो जादूगरी कर सके। और बिजनेस में भी जो इस समय टॉप में है, मुझे मालूम कैसे बिजनेस में बने। आपने कहा कि हम दलितों के लिए करते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। महिला दलितों से भी ज्यादा खराब है। भले ही अमीर घर में पैदा हुई हो, कार में घूम रही हो, सोने के गहने से लदी हुई हो, लेकिन है वो सोने के पिंजड़े में है पिंजड़े में ही। उसका घर में फैसला लेने में कोई हिस्सेदारी नहीं होती। औरत को ही कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, औरत को ही पवित्रता का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पुरुष को कुछ नहीं देना पड़ता है। और यह देश जब तक औरतों को भाग्य आजाद नहीं करेगा, ये रीति रिवाज टूटेंगे नहीं, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि लगभग 50% आबादी को आप बैठा के खिला रहे हैं, जबरन उसको मजबूर कर दिया है, रीति के नाम पर, रिवाज के नाम पर, परंपरा के नाम पर, हमारे घर का लोक लज्जा के नाम पर वो बाहर जा नहीं सकती। 1938 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि औरत को 1938 में कि औरत को बच्चा पैदा करने का अधिकार उसी के पास होना चाहिए, पति के पास नहीं होना चाहिए, परिवार के पास नहीं होना चाहिए। कि अगर वो चाहती है नहीं चाहती, रिप्रोडक्टिव पावर उसके हाथ होना चाहिए, उसका बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वर्ग है और जो महिला शक्ति है वो कैसे देश के अंदर? क्षेत्र आप ले लीजिए, सब क्षेत्रों में काम करने से तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी भी बड़े बड़े एनजीओ हैं, लेकिन कभी एक क्षेत्र में महिलाओं का क्षेत्र सेलेक्ट कर लीजिए। युवा तो बड़ा नालायक हो चुका है इस समय, युवा मर रहा है, उसको रोजगार नहीं, सड़कों पर नहीं उतर रहा, वो मोबाइल में लगा हुआ है, वो जियो का वो डाटा मिला हुआ, उसी डाटा में फंसा पड़ा हुआ। युवा का भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। इस समय लाखों करोड़ों युवाओं को उतर जाना चाहिए, मिला कहीं रोजगार नहीं। तो युवा बड़ा भटका हुआ है।
तो प्राइमा केयर जो है आपका अच्छा उद्देश्य है। मेरी जो सेवा होगी हम करेंगे, मार्गदर्शन हम करेंगे, बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक बात है कि जब आप करने चले हो तो आप किसी का मुंह देखे या ये कहो कि मतलब कि समाज क्या करेगा, क्या कहेगा, तब आप नहीं काम कर सकते, तब नहीं काम कर सकते। Audio Jungle.